नमस्कार। बात को समझो में आज बात हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल की। जी हाँ, नेपाल जहाँ पर सागर माथा यानी कि हमारा हिमालय वहाँ सागर माथा कहलाता है, उस तरफ से जब नेपाल का वो वाला फेस अपन देखते हैं तो पशुपतिनाथ वाला नेपाल, गोरखाओं का नेपाल, हिंदू राष्ट्र कहलाने वाला नेपाल और हमारा ऐसा पड़ोसी, ऐसा सहोदर जिसके साथ सदियों के संबंध हैं, रोटी बेटी के संबंध है, आने जाने के संबंध है, लेकिन लगातार चर्चाओं में रहने वाला नेपाल जो भारत की वजह से भी षड्यंत्र की जमीन बना। कभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तो कभी चीन का दखल, इसलिए कि वहाँ से भारत बहुत जल्दी उनकी जद में आ जाए, और इसीलिए रणनीतिक कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला ये नेपाल अब लगातार चर्चा में है। और ये चर्चा बहुत ही अलग तरह की है, जहाँ दुनिया में कई मुल्कों में तानाशाही अगर है तो उसका विरोध होते हुए लोकतंत्र की मांग हो रही है, राजतंत्र अगर अभी भी कहीं कायम है तो उसका विरोध होते हुए लोकतंत्र की मांग हो रही है। वहीं नेपाल में ठीक उलट हो रहा है, नेपाल में लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र की मांग हो रही है। जी हाँ, बड़ा दिलचस्प मामला, और इसलिए बात को समझ लेना जरूरी है। तो बात को समझो में आज सबसे पहले ये समझते हैं कि नेपाल में अभी दरअसल हो क्या रहा है। नेपाल में इन दिनों राजशाही को यानी राजतंत्र को दोबारा वापसी को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से सियासत गरमाई हुई है, और देश भर में जगह जगह राजा की वापसी को लेकर मांग और प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये मांग और प्रदर्शन जुलूस और रैली के साथ साथ हिंसक भी होते चले जा रहे हैं। राजा को वापस लाओ, देश बचाओ जैसे नारे फिजाओं में काठमांडू की गूंज रहे हैं, और इसी वजह से काठमांडू में 28 मार्च को राजशाही के समर्थक अचानक सड़क पर उतर आए और पूरा मामला अत्यधिक हिंसक भी हो गया। दूसरी ओर लोकतंत्र समर्थकों के समूह भी सड़क पर उतर गए हैं, और काठमांडू के पूर्वी भाग तिनकुने और महानगर के मध्य में भ्रकुटी मंडपम में दोनों वर्ग एक दूसरे के साथ प्रदर्शन करने के लिए उतर गए, और इस वजह से वो आमने सामने भी आ गए। जब प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र न्यू बानेश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने कई युवकों को हिरासत में ले लिया, और इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले भी दागे। इस पूरे मामले में एक शख्स घायल हो गया। इस हालात को देखते हुए काठमांडू शहर में कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, और काठमांडू में सेना भी तैनात कर दी गई है। खबर यह भी है, जब तक कि मैं बात को समझो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, कि काठमांडू के एयरपोर्ट को भी अलर्ट पर रखते हुए कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है इस हिंसक प्रदर्शन की वजह से तो उसका सामना किया जा सके। ये काठमांडू के ताज़ा हालात हैं। एक दिन में नहीं बने, छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन विरोध प्रदर्शन अचानक बड़े हो गए, हिंसक भी होने लगे, और इसमें लोकतंत्र समर्थक और राजशाही समर्थक जो हैं वो आमने सामने भी आ गए। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से राजशाही की मांग क्यों होने लगी भला नेपाल में। बात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 19 फरवरी के दिन नेपाल में प्रजातंत्र दिवस मनाया जाता है, और इस बार के प्रजातंत्र दिवस पर नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र ने एक बयान जारी करके लोगों से समर्थन मांग लिया, या खुद नरेश ज्ञानेंद्र ने समर्थन मांग लिया। इसके बाद से नेपाल में राजशाही को बहाल करने की मांग उठने लगी। राजशाही की दोबारा वापसी को लेकर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी संयुक्त जन आंदोलन चला रही है। इस पार्टी ने अगले महीने 11 अप्रैल को प्रदर्शन और 20 अप्रैल से बड़ा आंदोलन शुरू करने की घोषणा भी कर दी है। इसीलिए यह आंदोलन अब रफ्तार पकड़ता जा रहा है। लेकिन समझना ये जरूरी है कि क्या सिर्फ पूर्व नरेश की अपील पर राजशाही की वापसी की मांग हो रही है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं और समझते हैं कि नेपाल में 2006 में राजशाही के अंत और 2008 में लोकतंत्र के पूरी तरह से स्थापित होने के बावजूद देश में बीते 17 साल में 14 सरकारें बदल चुकी। जी हाँ, तो पहले तो 2 साल का गैप भी रहा। 2006 में पूरी तरीके से राजतंत्र को खत्म किया गया, 2008 में लोकतंत्र स्थापित हुआ, और उसके बावजूद इन 17 सालों में 14 सरकारें नेपाल में बदली जा चुकी हैं। नेपाल में हालिया बदलाव मार्च 2024 और उसके बाद जुलाई 2024 में हुआ था। मार्च 2024 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर के प्रमुख पुष्पकमल दहल प्रचंड ने शेर बहादुर देवबाव के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ 15 महीने पुराना अपना जो गठबंधन है उसको तोड़ दिया था, और KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी के साथ गठबंधन कर लिया था, और बाद में सत्ता में आ गए। संसद में फ्लोर टेस्ट के दौरान प्रचंड बहुमत साबित नहीं कर पाए, और इसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बाकी पार्टियों को सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने का न्योता दे दिया। इसके बाद
केपी शर्मा ओली ने शेर बहादुर देवबा की नेपाली कांग्रेस के साथ उसका साथ हासिल करते हुए जुलाई 2024 में सरकार बना ली। तो ये अभी जो लोकतांत्रिक सरकार वहां बनी भी हुई है उसका इतिहास ये है, बड़ा उथल पुथल वाला, इधर से समर्थन लेकर कोई उधर सरकार बनाने की कोशिश करता है, उसका समर्थन तोड़कर कोई उधर सरकार बना लेता है। और माना यह भी जाता है कि ये केवल सरकार बनाने और हटाने का खेल नहीं है, इसके पीछे विदेशी ताकतें जिनका नेपाल में इंटरेस्ट है, नेपाल में जिनकी दिलचस्पी है, उनका भी हाथ है। तो क्या सिर्फ ये उथल पुथल ही इसी वजह से हो रही है? ऐसा भी नहीं है। दरअसल साल 2008 के बाद से नेपाल में कभी भी एक पार्टी की सरकार बनी ही नहीं है, या हमेशा से दो या इससे ज़्यादा पार्टी के गठबंधन से ही सरकार बनी है, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता का भी माहौल लगातार बना रहा है। नेपाल में बड़ी संख्या में लोग इस अस्थिरता को विकास कार्यों में बाधा मानते हैं। बताया जाता है कि इसके चलते ही नेपाल में एक बड़ा तबका राजशाही समर्थक प्रदर्शनों में शामिल हो रहा है। राजशाही समर्थकों द्वारा जगह जगह प्रदर्शन, जुलूस, बाइक रैली आदि निकाली जा रही है। अब ये भी समझ लेते हैं कि नेपाल में अगर अब राजशाही और राजतंत्र की मांग हो रही है, जिसको 2006 में खत्म कर दिया गया और 2008 से लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र में भी काफ़ी उठापटक है, ये लोकतंत्र स्थिर होने का नाम ही नहीं ले रहा है और हमेशा संयुक्त सरकार बन रही है और कोई भी किसी की टांग खींचकर उस सरकार को गिरा देता है, जैसा एक गठबंधन सरकारों का दौर भारत ने भी देखा था। लंबे समय तक, लगभग 1-1.5 दशक तक वो दौर चला, आयाराम गैराम की सरकारें चली, दल बदलू लोग सरकार बना या बिगाड़ देते थे, लेकिन भारत ने तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए, यानी करेक्टिव मेजर्स लिए, और दल बदल कानून भी बन गया, जिस वजह से कुछ हद तक रोक लगी। लेकिन फिर भी यहाँ तरीके ढूंढे जाते हैं। पर मोटे तौर पर अगर एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो स्थिरता आती है, और उस तरह की लगातार वाली हलचल नहीं दिखती। नेपाल में वो हलचल लगातार देखने में आ रही है 2008 के बाद से अभी तक। लेकिन थोड़ा और फ्लैशबैक में, थोड़ा और इतिहास में जाते हैं और समझते हैं कि नेपाल में ये जो राजशाही है, जिसकी मांग फिर से उठ रही है और जिसकी वजह से काठमांडू जो राजधानी है वो हिली हुई है, उसमें राजशाही जो है नेपाल की, उसकी पूरी कहानी क्या है, बात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नेपाल में करीब 240 साल तक राजशाही चली। साल 2001 में नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह की परिवार समेत हत्या हो गई। यही वह हत्याकांड है जिसकी मैं बात कर रहा था। राजमहल का यह हत्याकांड नेपाल का पूरी दुनिया में चर्चित रहा और इससे सब लोग दहल गए थे। इसके बाद साल 2002 में उनके भाई ज्ञानेंद्र शाह राजा बने थे। ये वो दौर था जब देश में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन जोरों पर था। मतलब अभी जो आंदोलन हो रहा राजशाही को वापस लाने के लिए, इसके ठीक उलट 2001 और 2002 में वो दौर था जब नेपाल की जनता नहीं चाहती थी कि वहाँ राजतंत्र रहे, राजशाही रहे, और वहाँ लोकतंत्र समर्थक आंदोलन जो था वो जोरों पर था। चीन के समर्थक कम्युनिस्ट नेता राजशाही को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। पुष्प कमल दहल प्रचंड इस आंदोलन के सबसे चर्चित चेहरे थे। प्रचंड ने राजतंत्र को खत्म करने के लिए काफ़ी समय तक गुरिल्ला युद्ध भी चलाया नेपाल में, और आखिरकार साल 2006 में राजा ज्ञानेंद्र शाह की राजशाही को खत्म कर दिया गया। इसके बाद सरकार का माओवादियों के साथ शांति समझौता हुआ, जिससे देश में गृह युद्ध का भी अंत हो गया। 2008 में आखिरकार संसद ने नेपाल की शासन व्यवस्था में राजशाही की भूमिका को खत्म कर दिया और देश को धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के तौर पर स्थापित किया। ये राजशाही का संक्षेप में इतिहास था। लगभग 250 साल का इतिहास है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे लगातार। और उस हत्याकांड के बाद जब राज परिवार कमजोर हुआ, दूसरी ताकतें भी हावी हुई। पुष्पकल कमल दहल प्रचंड जो हैं, उनका पूरा आंदोलन और युद्ध वाली जो नीति थी वो दोनों मिलाकर सफल हुए और लोकतंत्र कायम हो गया। अब ये भी समझते हैं कि राजतंत्र की जब मांग उठ रही है तो लोकतंत्र समर्थकों का इस पूरे जो राजतंत्र वाला प्रदर्शन है उसको लेकर क्या रुख है। नेपाल के लोकतंत्र समर्थकों का कहना है कि राजशाही बीता हुआ कल है, यह अब कभी लौटकर नहीं आएगी, नहीं आना चाहिए। और इन नेताओं के एक समूह ने राजशाही बहाल करने की कोशिश के लिए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की आलोचना की है। उन्होंने ज्ञानेंद्र पर इसके लिए भारत के धार्मिक कट्टरपंथियों का समर्थन लेने का भी आरोप लगा दिया है। मतलब इसको भारत को जबरदस्ती पूरे विवाद में घसीटा गया है। और इन नेताओं का दावा है कि ज्ञानेंद्र भारत के राजनीतिक प्रतिष्ठानों से नेपाल में सिंहासन वापस लाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि इस पूरे आंदोलन पर नेपाली सेना का क्या रुख है। नेपाली सेना के प्रमुख अशोक राज सिग्देल ने कहा है कि नेपाली सेना किसी विशेष व्यक्ति व नेता की सेना नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की सेना है।
जो देश की स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखंडता, राष्ट्रीय एकता के लिए संविधान के तहत राष्ट्रहित में कार्य करेगी। इसका मतलब सेना ये कहना चाहती है कि वो अखंडता के साथ रहेगी। अब वो अखंडता, सवाल ये है कि लोकतांत्रिक जो वहाँ पर अस्थिरता है उसके बावजूद बनी रहेगी या फिर राजतंत्र में ही उसका हित शामिल है। बात समझने वाली ये है कि जब दुनिया में राजतंत्र की निशानियाँ खत्म हो रही है तो किसी भी देश को क्यों राजतंत्र से चलना चाहिए। किसी भी देश में सरकार जनता के वोट से, जनता के चुने हुए वोटों के आधार पर ही बननी चाहिए, बहुमत की सरकार बननी चाहिए, उसको स्थिर रहना चाहिए और राष्ट्र के विकास और हित में काम करना चाहिए। दिक्कत तब हो जाती है जब इन चुनी हुई सरकारों में विदेशी हस्तक्षेप होता है और ये कठपुतली सरकारें बनकर रह जाती है। नेपाल की सरकारों के उठापटक का जो पूरा दौर है उसमें चीन के हस्तक्षेप की बात किसी से छुपी नहीं है और पाकिस्तान की ISI का भी लगातार सबसे पसंदीदा अड्डा नेपाल ही बना है। तो ऐसा क्यों हुआ? ड्रग का अड्डा नेपाल बना तो क्यों हुआ? माफिया तस्करों के लिए नेपाल सबसे सुखद स्वर्ग बन के रह गया तो ऐसा क्यों हुआ? ये खुद नेपाल को और वहाँ की जनता को सोचना है। नेपाल के लोग राजतंत्र चाहते हैं या लोकतंत्र चाहते हैं, ये नेपाल को तय करना है। लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्कों में लगातार स्थापित हो रही है, लगातार दिखाई दे रही अस्थिरता चिंता का सबब है। बांग्लादेश अस्थिर है। बांग्लादेश में शेख हसीना को हटा दिए जाने के बावजूद ढंग की सरकार, ठीक सरकार नहीं बन पाई है और जो बड़े वादे तख्ता पलट करते वक्त किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। समझ में ये भी आ गया कि इसके पीछे पूरा विदेशी खेल शामिल था शेख हसीना को हटाने का और शायद वापस वहाँ पर एक तरह की उथल पुथल देखने को मिलेगी। लेकिन बांग्लादेश की हो या नेपाल की हो, अस्थिरता भारत के लिए भी चिंता का सबब तो है ही। तो बात को समझो में हमने आज समझने की कोशिश की कि भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में अचानक से राजशाही की मांग क्यों उठी और इसके पीछे की कहानी क्या है। बात समझने वाली यही है और इस बात को समझने के साथ ही अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।